पॉलिटी क्लास 10th एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन का समायोजन किया गया है। और खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती चाहे टीआरई 3rd हो या 4th हो, एकदम यहीं से क्वेश्चन अभी न करेगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि बेल्जियम में कुल आबादी का कितना प्रतिशत डच भाषा बोले जाते हैं। कितने प्रतिशत डच भाषा बोले जाते थे? तो 59%। और ये कहाँ निवास करते थे? फ्लेमिश इलाका में, जो कि 59% बोले जाते थे। और 40% जो है बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे, वो फ्रेंच बोलते थे। और 20% डच भाषा कहाँ बोलते थे? राजधानी ब्रुसेल्स में। और 80% फ्रेंच भाषा बोलते थे ब्रुसेल्स राजधानी में। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बहुसंख्यकवाद देखा जाता है तो किस देश में देखा जाता है? ऑप्शन सी, श्रीलंका में। ये बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे 9th 10th में। चैप्टर को सुफला साफ करते हुए एग्जामोज आगे बढ़ रहा है। कहता है कि श्रीलंका में किस वर्ष तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया? 1956 में, जो कि टीआरई 1 में पूछा गया था 9th 10th में, 1956 में। लेकिन श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? 1948 में। ध्यान रखेंगे। अगला है, श्रीलंकाई मूल के तमिल कितने प्रतिशत थे? 13%। टोटल तमिल कितने थे? 18%। लेकिन हिंदुस्तानी तमिल कितने थे? 5%। सारे क्वेश्चन का समायोजन हमने कर दिया है। हम बार बार कहते हैं कि अगर ऑप्शन बढ़िया हो तो क्वेश्चन बनाने में मजा आ जाए। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में सिंहली की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? सिंहलियों की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 74%। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने देखा कि 18% जो है तमिलों के जो है जनसंख्या है, जिसमें 13% श्रीलंकाई तमिल और 5% जो है हिंदुस्तानी तमिल। अगला है कि श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? 2009 में। कब? 2009 में। श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? 1948 में। अगला है कि कहाँ सामुदायिक सरकार की व्यवस्था है? सामुदायिक सरकार यानी बेल्जियम में। टीआरई 3rd में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि रद्द कर दिया गया। इसमें पूछा गया था कि सामुदायिक सरकार की व्यवस्था कहाँ है? तो बेल्जियम में। अगला है, बेल्जियम में 1970 और 1993 के बीच कितने बार अपना संविधान संशोधन किया गया? तो आपको बताना है। इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितने बार किया गया था? 4 बार। ठीक है, कितने बार? 4 बार। ये एकदम एनसीईआरटी में छपा हुआ क्वेश्चन है। अगला है कि सरकार के विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक कार्यों का विभाजन क्या कहलाता है? तो सत्ता का पृथक्करण। समझ रहे ना? सत्ता का पृथक्करण कहलाता। टीआरई 3rd में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण कब होता? जब संघीय व्यवस्था होगा, यानी केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय स्वशासन। समझ रहे ना? ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। सत्ता का केंद्रीकरण क्या है? जैसे चाइना में। अगला है, संघीय व्यवस्था तो है लेकिन प्रांतों में केंद्र से ज्यादा ताकतवर होते हैं। हम लोगों को जब संघीय व्यवस्था चैप्टर दिख रही थी तो उसमें लिखा था कि संघीय व्यवस्था 2 प्रकार के, एक ऐसे जिसमें प्रांत ताकतवर होते हैं केंद्र से, तो उसी का तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से सभी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों होगा। लेकिन कहाँ प्रांतों से ताकतवर केंद्र होता? तो 3 जगह एनसीईआरटी में उदाहरण दिया हुआ है, बेल्जियम, स्पेन और भारत। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार, सही है। अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी, सही है। और मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार का हस्तक्षेप, गलत है, विभिन्न स्तर पर होता। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक आंसर, राइट आंसर। उपयुक्त में से 1 से अधिक। अब कहिएगा कि तीनों सही रहता तभी उपयुक्त में से 1 से अधिक, दोनों सही रहता तभी उपयुक्त में से अधिक। लेकिन यहाँ बात है कॉन्सेप्चुअल का, समझ रहे ना? फैक्चुअल का नहीं। फैक्चुअल मतलब होता है कि हाँ उपयुक्त में से 1 से अधिक, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ये हो गया कि आपको 1 सही है, 2 सही है, तीसरा गलत है। ये जानना जरूरी नहीं है। अगला है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो संघ सूची के कौन अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए, संचार। मजदूर संघ और वन क्या है जो है? ये समवर्ती सूची है। तो जब हम लोग लिस्ट देख ही रहे हैं तो संघ सूची में टोटल कितने विषय? 100। समवर्ती सूची में कितने? 52। संघ सूची में कितने? 61। और वन जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची से इसको समवर्ती सूची में डाला गया। ध्यान रखेंगे। अगला है कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृत, भौगोलिक तथा जातीयता की विभिन्नताओं को रेखांकित करता है। तो भाषा के आधार पर इनका गठन नहीं हुआ, संस्कृति और वहाँ के भौगोलिक दशाएं और जातीयता के आधार पर इनका जनजाति जो है इस आधार पर किया गया। तो आंसर की बात करेंगे तो उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड तीनों। लेकिन भाषा के आधार पर पहला राज्य बना 1953 में आंध्र प्रदेश। और इसी को देखते हुए आपको पता ही होगा कि जेवीपी एक भाषाई, जब ये राज्य अलग हो रहे थे तय गई थी जेवीपी समिति। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना होगा।
और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य भाषा आयोग कब गठन किया गया? 1955 में। रिपोर्ट कब पेश किया? 1956 में। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन बनता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब गठित हुआ? तो 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। लेकिन रिपोर्ट कब पेश किए? 1955 में। लागू कब हुआ? 1956 में। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन था? तो 14 भाषा। जब संविधान लिखा रहा था तो उस समय कितने अनुसूचित भाषाएं थी? 14। लेकिन टोटल अभी कितने हैं? 22। तो जो 8 बढ़े वो थे 8वां भाषा जो बना सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुर नेपाली कोंकणी, उसके बाद और लास्ट 4 भाषा को जो जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। अगला है कि संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग कब बंद हो जाना चाहिए? एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कब बंद हो जाना चाहिए? 1965 में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दक्षिण वाले जो भी राज्य हैं, क्योंकि उनका तो हिंदी आता नहीं है, ठीक है, वो तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु ये थे। तो ये इस कारण से थोड़ा विरोध हो गया, जिसके कारण इसको बंद नहीं किया गया। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 1965 तो है नहीं। अगला है, भारत की अनुसूचित भाषाओं में संस्कृत कितने प्रतिशत बोली जाती है? तो ऑप्शन की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी 0%। एनसीईआरटी में 0% है। हालांकि कर्नाटक एक ऐसा गांव है जहां लोग संस्कृत बोलते हैं, लेकिन उनको नहीं जोड़ा गया। एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू किया गया? 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। लेकिन रिपोर्ट कब पेश किया गया? 1955 में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली। 2 अन्य सदस्य थे, एम पणिकर और कुंजरू। अगला है कि ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ग्राम सभा का। ये भी क्वेश्चन तैयारी 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्राम पंचायत के लिए करीब कितने लाख लोगों का चुनाव होता है? तो एनसीईआरटी के अनुसार 36 लाख। कितने लाख? 36 लाख, जिसमें 10 लाख महिलाओं का चुनाव होता। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और बिहार एक पहला राज्य बना जो 2006 में 50% स्थानीय यानी पंचायत के चुनाव में 50% महिलाओं का आरक्षण दिया। पहला राज्य बना देश का। अगला है, राजनीतिक दल के कार्य क्या है? तो जनमत संग्रह करना, ये सही है। चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये गलत है। ये किसका काम है? चुनाव आयोग का। अपने नीतियों का प्रचार प्रसार करना, ये बात सही है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। कैसे तेजस्वी कह रहे थे, नीतीश कुमार, अभी सारे लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए और सी आंसर है इसके हिसाब से उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी डी राइट आंसर। अगला कहता है कि निम्न में से किन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है तो इसमें से कौन हो जाएंगे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, ठीक है, जिसका स्थापना 1925 में होता। हालांकि इससे पहले 1920 में ताशकंद में हुआ था, एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। और बाकी ये जानना जरूरी है कि वर्तमान में राष्ट्रीय कितने दल हैं? 6 गो। कौन कौन? तो एगो तो बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम, उसके बाद आम आदमी पार्टी जिसका स्थापना 2012 में, उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी सिक्किम वाला 2013 में। तो ये टोटल 6 दल थे जिन्हें राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त था। अगला है कि लोकतंत्र बेहतर है क्योंकि नागरिकों में समानता बढ़ाता है, फैसले में बेहतरी आती है, सही ना है, गलतियों के सुधारने की गुंजाइश होती है। यानी एनसीईआरटी के अनुसार जो लोकतंत्र बेहतर क्यों है इसमें दिया गया है। तीनों सही है, यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक राइट आंसर। अगला, फेडकोर नामक संगठन सक्रिय था, कहाँ था? तो बोल्विया में। कहाँ था? बोल्विया में। टीआरई 3 में क्वेश्चन 6 to 8 में पूछे गए थे, जो अभी रद्द कर दिए गए। अगला है कि पानी के लिए आंदोलन, जल युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये भी हुआ था बोल्विया में। नगर निगम के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा पैसा टैक्स लिया जाता था, जिसके कारण से लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। अगला है कि नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो कब बना? तो 2008 में। हालांकि आंदोलन 2006 से ही शुरू हो गया, लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 2008 में। और नेपाल कब संविधान को अपनाया? 2015 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। हमने तीनों दे दिया है। हम बार बार कहते कि ऑप्शन अगर बेहतरीन हो तो मजा आ जाए। यानी 6 में वहाँ आंदोलन शुरू हुआ कि नहीं अब राजतंत्र नहीं गणतंत्र लाया जाए, लोकतंत्र लाया जाए। 8 में फाइनली लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है और 2015 में अपनाता है। अगला है कितिको हिकिचो यानी तोड़ो और रोपो नाम एक आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ और 1987 में हुआ, 1987 में हुआ। एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला है 7 अलायंस पार्टी सक्रिय। 7 अलायंस पार्टी कहाँ का सक्रिय पार्टी है? नेपाल के। कहाँ की पार्टी है? नेपाल के। आगे कहता है कि सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन जो मुख्यतः जातिगत भेदभाव के लिए अभियान चलाता है
उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बामसेफ। कौन सेफ? बामसेफ। और यूनिसेफ तो जानते ही हैं कि बच्चों और महिलाओं के प्रति जो है काफ़ी सक्रिय संगठन है। अगला है ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी मूवमेंट। ये केन्या के अंतर्गत 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए। इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन ए वांगरी मथाई। कौन थे? वांगरी मथाई। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए। अगला है तमिलनाडु में सुधार आंदोलन कब चलाए गए थे? तो तमिलनाडु में सुधार आंदोलन चलाए गए थे 1930 से 40 दशक में। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटिश सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 2002 में। यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटिश सरकार के बीच समझौता हुआ 2002 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला, नेतृत्वकर्ता मार्टिन लूथर जूनियर थे। कब से कब तक चला? ऑप्शन बी 1954 से 1968 तक। लेकिन 1966 से 75 क्या है? तो इसमें जो है अश्वेत शक्ति आंदोलन चले थे अमेरिका में। कब? 1966 से 1975। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए 1/4 लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अब जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था तो चाइना में भी है, लेकिन वहाँ जो है केवल एक ही दल खड़ा होता, समझ रहे ना। यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार के दल के साथ साथ निर्दलीय और नोटा भी रहबे न करता है, लेकिन चाइना में वैसा नहीं है। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन को खाली जिताना पड़ता है कि नहीं? तो ऐसा है कि कहीं भी लोकतंत्र है लेकिन नाम का है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और उनको नोबेल पुरस्कार 2006 में भी मिला था। उन्होंने बांग्लादेश में एक ऐसे दल का गठन किया जो कि हलचल मचा दिया। उस दल का नाम था नागरिक शक्ति। नागरिक शक्ति। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो चलिए आप देख रहे थे एग्जाम वेज और मुझे दीजिए इजाज़त। पॉलिटी एनसीईआरटी 10th क्लास हम लोग देख रहे थे।